मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आर्टिकल 370 खत्म होने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के इस कदम को तारीखी बताते हुए तारीफ की है। मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने बातचीत की। साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद है। सर, कल 370 जो खत्म हुई है, मंत्रालय क्या कोशिश करेगा आपकी तरफ से, किस तरह की कोशिश होने जा रही है? देखिए, पहली बात ये 370 जो है उसके खात्मे के साथ 370 समस्याओं के, जम्मू कश्मीर लद्दाख की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ होगा। अभी तक जो है वो जनता कंगाल हो रही थी और वहां के सियासी परिवार के लोग मालामाल हो रहे थे। तमाम ऐसे विभाग हैं, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर जिसका कि लाभ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को होना चाहिए था, वो नहीं होता था। 370 की वजह से नहीं हो पा रहा था। वो उनकी मर्जी पर था कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिक्टेट करते थे, जबकि कानून पूरे देश के हिंदुस्तानियों के लिए बना हुआ है। और इसलिए हमारी मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत तमाम लद्दाख के इलाके में, करगिल के इलाके में, जम्मू के तमाम इलाकों में, कश्मीर के इलाके में, अब हमारे मंत्रालय की भी सारी योजनाएं जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में लागू होंगी। पहले एनसीएम एक्ट भी लागू नहीं था वहां पे, माइनॉरिटी कमीशन का एक्ट भी वहां लागू नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं था। और सबसे ज्यादा फायदा है हमारी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की महिलाओं को, जिन पर की तरह तरह की पाबंदियां 370 ने लगा रखी थी। खुली हवा में सांस नहीं ले सकती थी, तरक्की की धारा में चाहते हुए भी शामिल नहीं हो सकती थी। बिल्कुल, तो आर्टिकल 370 हटने के बाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो एक विकास था, जो डेवलपमेंट जो रुका हुआ था, अब वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर इसी वजह से कंपनियां नहीं लग पाती थी। लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वहां पर जमीन नहीं ले पाती थी और यही वजह थी, वहां का विकास नहीं हो पाता था। लेकिन अब तमाम चीजें होनी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि हमारे साथ शेख मंजूर साहब भी जुड़े हुए हैं, वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो भी बता रहे हैं हमको, क्योंकि शेख साहब जिस तरीके से अभी सर ने बताया है कि हालात को मामूल पर लाने के लिए वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि वहां पर उनको जाकर ये बताएं कि भाई जो भी किया गया है वो आपके सियासी फायदे के, आपके फायदे के लिए किया गया है। उनका सियासी फायदा ये है कि वो लगे रहने देना चाहता है, लेकिन आपका जो अपना हित है, अपना हक है, वो आपको मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, उनका हक जो था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके जरिए अगर ये अप्रूव कराते तो उनको भी लगता है कि शायद वो भी इसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, आप कहते हैं विकास और इसकी बात, जहां भी ट्रबल हो, पिछले 30 साल से कश्मीर में ट्रबल चल रहा है, जहां भी ट्रबल हो, अगर आप वहां पर मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर भी इन्वेस्ट करोगे, वहां विकास नहीं होगा। कश्मीर इज वर्चुअली इट्स ए हिल, वो जो लैंड लॉक्ड है, इसमें सिर्फ जम्मू प्लेन है। कश्मीर में वही इंडस्ट्री लग सकती है जहां खासकर ये जो है टेक्नोलॉजी वाले जो नए हैं, जो स्मॉल ये जो पार्ट्स के, वही मिशनरी, भाई भी कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। हाइडल प्रोजेक्ट्स लगे थे, लेकिन उसमें भी एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। शायद आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, होम मिनिस्ट्री का है और जनरल साहब भी यहाँ है। कश्मीरी तकरीबन 9,000 कश्मीरी मुस्लिम्स वर किल्ड बाय टेररिस्ट्स ड्यूरिंग दीज 30 years। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक होगा। इट्स ए रिकॉर्ड बाय होम मिनिस्ट्री। और जब भी इलेक्शन हुआ, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल वाज 60%, 50%। और ये कहना कि वहां पर सारा कुछ जो था दैट वाज टोटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द नेशन, ये सरासर गलत है। एंड यू लेबल एवरीबडी लाइक दैट, इट इज टू मच फॉर दैट। ये इंसान को, जब हमारे लिए एक के लिए है, कश्मीर में शायद 77 में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। 87 का हाल तो सबों को पता है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। When you say it is a part of Jammu and Kashmir, you have to give them all privileges, all facilities. You have to give them this feeling that you are a part of the system. जी, आप इसको ये नहीं कि ओनस इज ऑन गवर्नमेंट ज्यादा, ये नहीं कि हर एक को आप कहोगे हम ये करेंगे, हमने जीता है। क्या जीता है? इट्स अ पार्ट ऑफ, अगर कहते हैं सारे यही कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से अगर ये बन गया है, यू शुड गिव देम फीलिंग दैट यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपका हर एक हिस्सा होना चाहिए। यू हैव अ से इन पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी का यही मतलब है। आई मे एग्री डिसएग्री विद पीपल,
लेकिन ये नहीं है कि आप करोगे काउ डाउन करोगे किसी को। ये इससे मसाइल जो है ज्यादा इंसान में, खासकर यंगस्टर्स में, इनमें आजकल की जनरेशन में ज्यादा ये होते हैं। मैं वही चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप जिस यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो यंगर जनरेशन जो है उनको बरगला दिया जाता है, वो पत्थर उठा लेते हैं। उनको इस चीज से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो बरगलाएंगी, जिनको बरगलाना है, जिनके सियासी मफाद खत्म हो गए हैं, जिनकी जो लोट खसोट है वो खत्म हो गई है, जो इसके अंदर रोड़ा बनते हैं वो खत्म हो गए हैं, उनको नजरबंद किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वो तो चाहेंगे लोगों को बरगलाना, लेकिन हमारी तरफ से जो एज ए नॉर्मल इंसान है उनको क्या कुछ करना चाहिए फिर? नहीं, एक चीज मैं सिर्फ बताना ये था, तो एक इरोजन ऑफ फेथ कहां से होता है। पहले आपने स्टेट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जब एक स्टेट थी, इट हैज बीन डाउनग्रेडेड टू यूनियन टेरिटरी। इट हैज फर्स्ट टाइम हैपेंड। लोगों को ये फील होता है कि हमारे साथ ही सारी चीजें ये क्यों होती है। दिस समबडी हैज टू आंसर अबाउट दिस। अगर स्टेट भी रहती कौन सा हर्ज होता? नथिंग वुड हैव चेंज। अभी तक किसी चीज में, जनरल साहब शायद होंगे, इन्होंने 65 भी, शायद 65 नहीं 71 देखा, 99 देखा होगा। पीपल ऑफ दैट स्टेट, उन्होंने दे वर्चुअली हेल्प्ड इन ईच एंड एवरीथिंग। 65 का मैं, आई वाज स्मॉल kid at that time. लोगों की मदद से those who came infiltrators around 8 to 10,000 people, they were beaten back. लेकिन you have to win the confidence of the people. वो तभी होगा जब ये आप उनको ये देखोगे, आपने किया उसको डाउनग्रेड, what impression it would give to the people of Jammu and Kashmir. ये सोचने वाली बात है। एक तरफ आप सारे स्टेटों को, छोटी छोटी स्टेट, गुजरात गवा थी, यूनियन टेरिटरी थी, इट वाज अपग्रेडेड टू ये, जहां पर आबादी हमारे यहाँ तकरीबन। बट सर ये हमेशा के लिए नहीं है ना, इसको तो जैसे जिंदगी मामूल पर होगी उसके बाद फिर से कर दिया जाएगा। हमेशा फिर आर्टिकल 370 भी नहीं था। नथिंग इज, हमेशा कोई चीज नहीं है। यू कैन मेक अमेंडमेंट्स इफ यू हैव 2/3 मेजॉरिटी। हर एक चीज तो सर जब हट गई है, जब हमेशा नहीं हट गई, तो फिर उसमें दिक्कत होने वाली क्या बात है? क्या हर्ज था अगर इसको स्टेट ही रखते? कौन सा हर्ज? अब देखिए इसका, एक और चीज शायद सबों को पता होगा, लद्दाख की बात है। लद्दाख में नाउ देयर आर, अगर आप देखोगे डेमोग्राफिक सिस्टम, उसमें 51-49 रेशियो है। इवन इन जम्मू यू हैव 46-34। कश्मीर की तो आपने 96-98% है। इसको आप, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, इससे लग रहा है यू आर फर्दर एलिनेटिंग द पीपल ऑफ दैट स्टेट। हो सकता है किसी ये लगा ये इसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। देखो, बिल्कुल इन्होंने कुछ पॉइंट उठाए हैं वो काफी जायज हैं। ये हमें ध्यान देना है कि एलिनेशन ना हो। ये कोई विक्ट्री नहीं है, ये भारत की विक्ट्री है। कश्मीरी भारत का हिस्सा है, वो पार्ट ऑफ इट है। एक कोई गलती हुई थी उसको ठीक किया गया है। ये मैसेज उनको देना बहुत जरूरी है। और एक प्रकार से ये मैसेज इतना लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, और उनको ये दिखाना है कि भी आप तो हमारा हिस्सा थे और भी बड़ा हिस्सा बन गए, और आपके लिए पूरी डेवलपमेंट होगी। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। फौज के अंदर आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर के कम से कम 7 से 10% है, और मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड था, जिसमें 7 बटालियन होम ऑन अर्थ की पूरी कश्मीरी है। वो दे आर सेकंड टू नन। बहुत अच्छा जो है सोल्जर का काम करते हैं, और हर लड़ाई में उन्होंने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। तो इसमें कोई दो राय नहीं। वो भारतीय हैं जैसे हम हैं, और उनकी जो लॉयल्टी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ एक चंद एक लोग थे जो उनको गुमराह कर देते हैं, या तो वो अपने फायदे के लिए, जैसे हुर्रियत वगैरह, जिनको पैसा आता था पाकिस्तान से, और वो इनको हवाला मनी से पैसा देके और वो पत्थर फिकवाते थे। उनके खुद के बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं, बिजनेस हो रहा है बाहर, पैसा चलागा हवाला मनी से आने से, तो उन्होंने इन बच्चों को गुमराह कर दिया। पहले पत्थरबाज बनाए, और फिर वो कहीं ना कहीं रेडिकलाइज हो गए, टेररिस्ट बन गए। तो उस चीज को हमने बिल्कुल जो है ध्यान देना। पॉइंट ये आ रहा था कि क्या वजह है कि अभी नौबत पड़ी आपको एक यूनियन स्टेट से यूनियन टेरिटरी क्यों किया। मेरे को मालूम नहीं है, पर मेरे हिसाब से दो बातें हैं। एक तो पहले ये देखना कि लद्दाख जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसका क्या महत्व होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि क्या था, मैं वहां पर स्टार्ट किया 78 से, मैंने लद्दाख को देखा है, और मैं लास्ट में भी वहीं पर हेड चीफ ऑफ स्टाफ था
14 कोर का लेह लद्दाख में। मैंने देखा कि वहां पर डेवलपमेंट ही नहीं हो रही इतनी जो होनी चाहिए, जो उसका टूरिज्म उसमें हो सकता है। उसका मेन रीजन ये था कि वो कश्मीर से, श्रीनगर से बहुत दूर था और वहां पर डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, और इतना बड़ा एरिया, उसके 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक लेह था और कारगिल थे, डीसी सबसे बड़ा था, और वहां पर जो ना टूरिज्म की डेवलपमेंट हुई ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, क्योंकि पैसा जहां आता था शायद उनको भी ऐसा लगा लद्दाखियों को कि वहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा, गवर्नेंस बढ़ेगी, दिल्ली के नजदीक हो गया, और उसके बाद अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, तो सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख को होने वाला है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। और सबसे एक बड़ी अहमियत की बात है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जो लद्दाख का एरिया था वो 2 रास्ते हैं उसको जाने के लिए। एक तो है श्रीनगर से जोजिला, कारगिल और द्रास से निकल जाओ, और एक था जो कि लोग जानते हैं मगर इतना नहीं पता कि चंडीगढ़ से लेके कुल्लू मनाली रोहतांग पास से लेके फिर ले जाओ जी। वो इलाका जो था, क्योंकि ये कश्मीर का हिस्सा था, तो श्रीनगर वाला इस्तेमाल होता था जी। जो दूसरा रास्ता जो बहुत इंपॉर्टेंट है कुल्लू मनाली रोहतांग पास वाला, उसको डेवलप नहीं किया गया, ना वहां पर एडवांसमेंट हुई, ना वहां पर टूरिज्म आया, और स्ट्रेटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल को हमको 2 फ्रंट में लड़ाई लड़नी पड़ती है पाकिस्तान और चीन के साथ, तो जो भी लद्दाख के अंदर आपको सामान भेजना है, फौजी सामान, वो तो आप उसी एक्सिस से भेज सकते हो, क्योंकि ये जो एक्सिस है श्रीनगर से जोजिला वाली जो और कारगिल वाली, ये पाकिस्तान के आर्टी फायर में आती है, तो वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हुआ था, ना टूरिज्म बढ़ा था, ना वहां पर इतनी एडवांसमेंट। तो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला लद्दाख। बहुत बहुत अच्छी बात आपने दूसरी बात, जो दूसरी बात अपने इसमें है कश्मीर में, इसका ध्यान रखना है कि भाई हमको इनको एलिनेट नहीं होने देना। जो बच्चे रेडिकलाइज हो रहे थे उनको मेन स्ट्रीम में लाना, जैसे जीओसी 15 कोर ने बताया कि भाई जो बच्चे गुमराह हो गए, माओं को और सोशल एल्डर्स को, मौलवीज को, टीचर्स को बताया आप उनको लाओ, क्योंकि कश्मीरी भारतीय है, बिल्कुल वो टेररिस्ट नहीं है जो पाकिस्तान से है। तो अगर वो अपने बंदूक छोड़ने को तैयार है तो उनको समझाना होगा, उसको लेके मेन स्ट्रीम में लाओ। मेन स्ट्रीम में अगर बच्चे आएंगे ना तो तब कश्मीर का फायदा होगा। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि कश्मीर वालों को ये बताना है आप देश का हिस्सा हो, और हम वाकई इस बात से इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि कश्मीर भारत का पार्ट एंड पार्सल था और पार्ट एंड पार्सल ही रहेगा। एलिनेशन की जो बुनियादी जो जड़ है, एलिनेशन की बुनियादी जड़ यही था, धारा 370 और 35A। पंडित नेहरू की वो बात आप याद कीजिएगा, जब पंडित नेहरू ने भी जब ये धारा 370 जब लागू किया था उनकी सरकार ने, वो भी ये मानते थे कि कहीं ना कहीं पे ये टेम्पररी है। उनका बयान है संसद में जहां पे उन्होंने कहा था कि घिस घिस के 370 कभी खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे उस समय के भी जितने सारे सरकार में जितने सारे लोग थे या फिर उस समय की जो सरकार थी, उनका भी कहीं ना कहीं पे ये मानना था कि ये एक टेम्पररी चीज है और इसको अल्टीमेटली जाना है। मौजूदा माननीय गृह मंत्री जी ने ये बात सीधा वे में कहा है कि एज एंड व्हेन द सिचुएशन इम्प्रूव्स, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का बना है उसको हम लोग स्टेट के हिसाब से उसको तब्दील कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिचुएशन। लद्दाख की जहां बात आती है, लद्दाख का एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रहा है लेह और कारगिल का कि उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। और जो हिल ऑटोनमस हिल काउंसिल है, ऑटोनमस हिल काउंसिल का बाकायदा रेजोल्यूशन है ये पारित करते हुए कि हमें एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिले। कारगिल का भी है, दूसरी बात कारगिल का भी है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। When I am talking about the Autonomous Hill Council, I wanted clarification. It means the whole Autonomous Hill Council is not only for. There are two. There are two. I'm talking about both the Hill Council only. You please go and check if you don't accept what I'm saying. दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि वहाँ के जो प्रादेश के जो ब्यूरोक्रेसी है, ये प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी हमेशा भ्रष्टाचार पे लिप्त रहा है। मैक्सिमम लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब के सब ऐसे हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पे इन लोगों ने फॉर्डर दिया है
इस एलिनेशन को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां के जो फैमिली ओरिएंटेड जो पार्टीज हैं उनके इशारे पे चलते थे ये सब के सब, और इसीलिए इनको मतलब कि मेन स्ट्रीम में लाके यूनियन टेरिटरी बना के और सेंटर के साथ जोड़ के ये पूरा चीज खोलने की आवश्यकता थी, ताकि सारे चीजें ब्यूरोक्रेट्स से लेके आपके बाकी जितने सारे प्रशासन में लोग हैं वो भारत के अलग प्रांत पे भी जा सके और भारत के अलग प्रांत के लोग भी वहां जा सके। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस डेवलप करने की आवश्यकता थी, ताकि धीरे धीरे करके ये जो एलिनेशन जो पैदा हुआ है 70 साल में, इसको खत्म करने की बहुत आवश्यकता है। मैं पाकिस्तान के एंगल को बेशक मानता हूं, पाकिस्तान कल भी गंदगी फैला रहा था, आज भी फैलाएगा, आगे भी फैलाएगा। पाकिस्तान को निपटाने की जो चीजें हैं, योजना है और जो क्षमता है वो भारत के पास है, वो हमने बालाकोट के दौरान भी हमने दिखा दिया है, आगे भी दिखाएंगे। और इतने सारे फौज के लोग वहां पे भेजना, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स, ये कहीं ना कहीं पे ये भी एक दिशा और गति दिखाता है कि किसी तरह का इवेंचुअलिटी अक्रॉस द बॉर्डर with all these people who are on the payroll of Pakistan, ये लोग अगर वहां पे किसी तरह का गंदगी अगर फैलाने की कोशिश करता है LOC के माध्यम से या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इतने सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म वहां पे बढ़ाया गया है। और अंत में ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी प्रदेश का, किसी भी एरिया का एलिनेशन या फिर सेंस ऑफ एलिनेशन तब भी एक तरह से ध्वस्त होता है या फिर इरेज आउट होता है जब संतुलित वे में सामाजिक और आर्थिक विकास हो। आपको याद होगा मिजोरम में भी किसी जमाने में सेंस ऑफ एलिनेशन था और वहां के लोग भी कहीं ना कहीं पे मतलब कि भारत से बाहर जाना चाहते थे, पर जिस तरह से आपके मिजो एकॉर्ड के बाद जिस तरह से वहां पे खुशहाली आई और जिस हिसाब से विकास हुआ है, आज वहां के लोग एकदम कदम से कदम भारत के साथ मिलकर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि जब भी सरकार, कोई भी सरकार अगर निर्णय लेती है, प्रिजम्पशुअस सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए निर्णय नहीं लेती है, या फिर अनफोल्डिंग सिचुएशंस को लेके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस चीज को लेके निर्णय नहीं लेती है। बाकायदा होमवर्क करके निर्णय लिया जाता है, और जब इतने बड़े फैसले जब लिए जाए, उसके पीछे पिछले 1.5-2 साल से लगातार होमवर्क चल रही थी उसमें, और उसके बाद ही फिर तमाम जितने सारे इनपुट्स लोकल लेवल से भी, नेशनल लेवल से भी और इंटरनेशनल लेवल से भी तमाम इनपुट्स आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। ठीक है सर। महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है, मेन स्ट्रीम पार्टीज इस निर्णय के साथ सरकार के साथ में चले। और दुख की बात यह कहना पड़ता है कि आज जिस तरह से मुख्य विपक्ष कांग्रेस पार्टी एक तरह से बिल्कुल वर्टिकल स्प्लिट हो गया है आपके आर्टिकल 370 को लेके। जनार्दन त्रिवेदी और ऐसे बहुत सारे हैं जो इसके एबॉलिशमेंट के फेवर में आए हैं, तो वहीं पे अधीर रंजन चौधरी और ये लोग कह रहे कि कश्मीर तो एक इंटरनेशनल इशू है। ऐसे जो बयानबाजी है, ऐसे बयानबाजी से लोगों को अपने आप को रोकना चाहिए, बिल्कुल और रोकना इस तरह के बयानबाजी नहीं देना चाहिए, ये टॉलरेबल नहीं है। ओके सर। लेकिन अनिल मिश्रा जी, अब मैं आता हूं उस सबसे अहम मुद्दे पर जो कि हम पिछले कई वर्षों से सुनते रहे थे, अलगाववादी, अलग पसंद। ये बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि हमेशा उनसे बात हुआ करती थी। पहले हमने देखा है कि कुछ महीने पहले जब उनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी, उसके बाद रियासती पार्टियों की तरफ से किस तरह से हाय तौबा मचाई गई थी और कहा गया था कि भाई आप सिक्योरिटी उनकी वापस क्यों ले रहे हैं। क्या ये सभी लोगों का प्रोपेगेंडा था कि भाई आप अलग पसंद की बात करते रहना, हम अपनी बात करते रहेंगे और इसको 370 को ऐसे रहने दिया जाए? नहीं, देखिए, पॉलिसी के तहत अलगाववादियों का जो अपना एक प्लान था, जो फर्स्ट डे से था, और लगातार आज भी है। ऐसा नहीं कि आज उनका नहीं है, वो आज भी अपने प्लान पर है। वहाँ की जो मेन स्ट्रीम में रीजनल पार्टीज थी, उनका अपना प्लान था, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है या सेंट्रल लेवल पे जो पूरे नेशन में पार्टीज है, वो डिफरेंट है। इशू यहाँ पर सिर्फ इतना सा है, मैं बहुत शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि आज इस धारा 370 हटाने के बाद इसके एक तो पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी कई चैनलों में कहा कि जब धारा 370 लगाई गई थी और उसका आज तक जिन लोगों ने विरोध किया या करते आ रहे थे, वो गलत थे।
क्योंकि समय स्थित परिस्थिति के हिसाब से हमेशा नियम कानून बनते बिगड़ते रहे। लेकिन साथ में यह भी कहता हूं कि आज धारा 370 जब हटाई जा रही है, उसका जो विरोध कर रहे हैं वो उससे भी बड़ा गलत काम कर रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाए, और खासकर हमारी सरकार जिस पार्टी से बिलोंग करती है, उस पार्टी के नेताओं की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, वो चाहे सदन के अंदर चाहे सदन के बाहर या टीवी मीडिया पर बैठकर इस तरह की बयानबाजी या इस तरह का जश्न न बनाए जो कहीं से जम्मू कश्मीर की जनता को आहत करे, कहीं से कहीं उनको पराजय फील कराए। उनको मैसेज ऐसा देना है कि हमने सही समय पर सही निर्णय लिया है, जो आपके लिए लिया है, आपके फायदे के लिए लिया है और आपके सहयोग से लिया है। और इसके बाद बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो आपका प्रश्न है कि वो अब यहां पर आकर बात बनती है कि हमने एक मौका दे दिया है अलगाववादियों को, वहां की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को, जो इसमें आग में घी डालने का प्रयास करेंगी। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। देखिए, डंडे से या ताकत से, फोर्स से जनता को कहीं ज्यादा समय तक आप रोक नहीं रख सकते हैं। उनकी भावनाओं को समझना है, उनकी भावनाओं को अपनी भावनाओं से जोड़ना है, तभी हम अपने मकसद में सफल होंगे। और इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि हम इस मैसेज को कश्मीर की जनता से डायरेक्ट रूबरू होते हुए सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, वहां के क्षेत्रीय स्तर पर भी इस बात को समझाने का पूरा प्रयास करें कि हमने जो कुछ किया है आपके हित में किया है। अभी तक जो हो रहा था उससे आपका ये अहित था, ये हित था, और अब हमने जो किया है उससे क्या आपका हित और अहित होने वाला है। तो जब जनता को अगर प्यार से हटाया जाएगा तो वो एक समझ डेवलप होगी। निश्चित रूप से अभी वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जैसा अभी आप टीवी में देख रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला या जितनी भी पार्टियां हैं इसके लिए पूरा दमखम लगाएंगी। हम फिर वही बात कहेंगे कि हमें आंतरिक शक्तियों से तो लड़ना ही है, साथ में हमारे पड़ोसी देश जो हमारा एक तरह से हमेशा दुश्मन का रोल प्ले करता आ रहा है, पाकिस्तान, उसके और वहां बैठे तमाम दहशतगर्दों से, अलगाववादी संगठनों से बहुत सावधान रखना है। वो पूरा दम लगाएंगे इस मौके का फायदा उठाने के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को फोकस करना है। उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी राजनीतिक पार्टियों का और मीडिया का होगा, क्योंकि किसी तरह के ऐसे स्टेटमेंट जो जैसा सदन में भी देखने में आ रहा है, जैसा सदन के बाहर भी देखने में आ रहा है, कोई अपनी इसको जीत बता रहा है, कोई इसको पराजय बता रहा है, ये बातें अगर इस तरह चली ये ना तो किसी आग में घी के डालने का काम हो रहा है। हमें सीधे इस मुद्दे पर आना चाहिए, बड़े संयम के साथ, बड़े सद्भावना के साथ कश्मीर की जनता और यहां तक कि कश्मीर की उन क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को जिनकी तरफ हम उंगली उठा रहे हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा था, पास में नहीं जाना चाह रहा था, जिस तरह से दो परिवारों को, खासकर फारूक अब्दुल्ला को बार बार कहा जा रहा है, अगर मैं आपको जानकारी दे दूं, इस बहस में नहीं पड़ूंगा, इन्हीं के फादर शेख अब्दुल्ला, जब ये कश्मीर विलय हो रहा था उस वक्त एक स्थिति ऐसी आई थी कि कश्मीर को भारत स्वीकारने के तैयार नहीं था, पाकिस्तान का ऑफर था। इन्हीं शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान जाने से मना किया था और इस कश्मीर भारत में जोड़ने का पूरा समर्थन दिया था। तो पुरानी बातों में न पड़ के आज प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें हमें लगता है कि बड़े संयम से, बिल्कुल बहुत हमें संयम रखना होगा। बातों के साथ हमें कहीं न कहीं कश्मीर की जनता को अपने साथ जोड़ना है, जिससे इस मकसद में हम सफल हो। कहीं ऐसा नहीं, वाकई में और हम कामयाब होंगे सर इसके अंदर। ठीक है सर, कहीं कदम आत्मघाती न हो जाए, ये बहुत बड़ा सोचने का एक विषय है। ठीक है, शिवाज साहब कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? देखो, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अब फूक के स्टेप लेना है। कहीं भी आगे ये देखना है जो पब्लिक है वो एलिनेट ना हो, और एक प्रकार ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि धीरे धीरे, क्योंकि अभी थोड़ा तो टाइम लगेगा नॉर्मलाइजेशन आने में, और इसलिए ये ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी गई थी कि इसको यकीन करें धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो। जो पॉइंट पहले आया था, जिसको मैं पहले क्लेरिफाई करना चाहता था, ऐसी क्या वजह हुई कि आपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से आपने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा लगा, क्योंकि वहां पर अलगवादी चल रहा है, टेररिज्म थोड़ा चला हुआ है, और थोड़ी सी सिचुएशन अभी नाजुक हो जाएगी जब आपने एकदम 370 निकाला है। तो कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहे, डायरेक्ट वो देख लें, और अभी जो है स्टार्टिंग के अंदर जम्मू और कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट आए, तो उससे क्या फायदा होगा? आपके जो
एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो यूनियन टेरिटरी से भी जा सकते हैं और उसको यकीन करेंगे तो सिचुएशन जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो। मुझे पूरा यकीन है कि इसको अगर मान लो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ये टेम्परेरी है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही इसको दोबारा स्टेट बना दिया जाएगा, क्योंकि इनको यही है अभी डर कि शायद शुरू में कि कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा हो सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकती हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वहां पर, और अलगवादी जो हैं हुर्रियत लीडर वगैरह इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ पाकिस्तान अफवाहें फैलाएगा, रूमर्स फैलाएगा, फिदाइन अटैक कराएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिव कराएगा, टेररिस्ट को अंदर भेजने की कोशिश करेगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सोचा स्टार्टिंग में इसको यूनियन टेरिटरी बना लेते हैं और जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो इसको दोबारा स्टेट बनाया जाएगा। और ये मुझे पूरा विश्वास है ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, तो ये पक्का होगा। पर अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि दोबारा किस प्रकार से इनका मन जीता जाए, इनको प्यार से, और दोबारा ये नॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि एकदम अभी जो आप बोल रहे हैं कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक ठाक है, वो सिचुएशन इसलिए ठीक ठाक है क्योंकि वहां सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हुई हैं और एक प्रकार कर्फ्यू लगा हुआ है। इसका तो एसिड टेस्ट जब होगा, जब जैसे जैसे सिक्योरिटी की ढील दी जाएगी, बच्चे स्कूलों में जाएंगे और नॉर्मल से जब आएगी तो फिर क्या एजिटेशन होती है, तो उस एजिटेशन के लिए प्रिपेयर रहना है। उस एजिटेशन में ऐसा ना हो कि हम मैक्सिमम फोर्स यूज करें, उसको ऐसे ढंग से करना है कि हर चीज को मद्देनजर रखते हुए नॉर्मलसी को जल्दी से जल्दी लाए, उनको समझाया जाए कि जो भी कार्रवाई हुई है वो कश्मीरियों के हित में हुई है, इससे डेवलपमेंट होगा, इससे आपका देश में इंटीग्रेशन होगा। ये नहीं कि वो बाहर के लोग भी आ सकते हैं, आप भी तो जा सकते हैं, आप भी कहीं पढ़ेंगे, आप भी तो भारतीय, मतलब जो दूसरी स्टेट है वहां उनको क्या नुकसान है, किसी को नुकसान नहीं है। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अगर ये आर्टिकल 370 हट गया तो तौबा तौबा हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो ये याद रखो। और ये भी बताया जाता है साहब हिमाचल में क्या हो रहा है या उत्तराखंड में क्या है, वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है। मेरे को जहां लगता है जैसे ही इनका भी असेंबली होगा वो कुछ एक ऑर्डर मॉडिफाई करके कर सकते हैं कि ब्लैंकेट सैंक्शन नहीं दी जाए, कोई भी आके बस जाए 10 साल, जैसे ये प्रोविजन उत्तराखंड में और हिमाचल में है जमीन वगैरह, मेरा ज्यादा ख्याल मॉडिफाई करके वैसा करेगी स्टेट गवर्नमेंट जब आएगी। तो ये कर देना चाहिए, उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि भाई ये सबके लिए खुल गया है। तो मेरा पॉइंट ये है, एक नाजुक स्थिति है, इसको बड़े ही आप मैच्योरली हैंडल करना है। इसके अंदर भारतीय हैं, इसमें कोई जीत नहीं है। बिल्कुल, ये किसी की जीत नहीं है, ये किसी की हार नहीं है, ये मुल्क की जीत है। ठीक है सर, मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं कि नए कश्मीर का ये नया दिन है और आगे आने वाले वक्त में जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा हालात मामूल पर आएंगे और इसको कोई भी अपनी जीत, कोई भी अपने हार के तौर पर न देखे। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान, कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हमेशा से हिस्सा था, है और रहेगा।